नमस्कार। हमारे खास शो कुछ किस्से कुछ बातें लेकर एक बार फिर से आप सबके सामने मैं सुमित चौधरी, और हर बार की तरह कुछ किस्से कुछ बातें और उन किस्से कहानियों को लेकर हमारे साथ जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग जो है क्षेत्रों के से जुड़े हुए वो तमाम किस्से जो कहानियां हैं वो आपके माध्यम से समझें। हमने बिहार को भी जाना, हमने स्टार्स की कहानियों को भी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज हम किस किस्से के साथ शुरुआत करते है? देश के सबसे बड़े राज्य आबादी के लिहाज से और राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ किस्से कहानी शुरू की जाए। आपका भी राज्य है, मेरा भी राज्य है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो नेता रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़्यादातर लोगों को यूपी आना पड़ा। अब देवगौड़ा गुजराल जी को, मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए, मोरारजी देसाई, 3-4 नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को, वरना तो नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें मैक्सिमम अधिकतम जो आए हुए वो वाया उत्तर प्रदेश ही आए। मोदी जी गुजरात के हैं लेकिन बनारस आना पड़ा उनको। बाकी नेहरू जी, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, सब वाया यूपी ही आए जो भी है। तो सबसे पहले तो किस्सा मैं बताता हूँ नेहरू जी का। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। नेहरू जी चुनाव था और मुझे लगता है शायद 57 का चुनाव रहा होगा, और नेहरू जी लड़ते थे फूलपुर से। उनके खिलाफ लोहिया जी ने जो है घोषणा कर दी कि मैं लड़ूंगा चुनाव। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक जमाने में नेहरू जी से ही प्रभावित होकर के कांग्रेस में शामिल हुए थे और नेहरू जी को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद उनका नेहरू जी से इतना राजनीतिक विरोध हुआ कि वो सबसे प्रखर विरोधी हो गए नेहरू जी के, और उन्होंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा फूलपुर से। तो बड़ा लोगों का आश्चर्य हुआ उसमें नेहरू जी का कद। अब मैं सन भूल रहा हूँ, 57 का चुनाव था या 62 वाला चुनाव था, मुझे लगता है शायद 57 का ही था। तो नेहरू जी ने उनको चिट्ठी लिखी, बड़ी व्यक्तिगत चिट्ठी, कि प्रिय राम मनोहर, सुना है कि तुम मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस चुनाव में अपने क्षेत्र में अपने प्रचार के लिए नहीं आऊँगा। चिट्ठी लिख दी उन्होंने। और लोहिया जी ने वो भीष्म, वो जैसे महाभारत में न था ना कि कृष्ण ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म ने कहा था मैं हथियार उठवा के मानूंगा। और एक नौबत ऐसी आ गई कि भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन को भी मूर्छित कर दिया, सब कर दिया, तो कृष्ण को वो रथ का पहिया लेकर के भीष्म पर दौड़ना पड़ा था। और तब भीष्म ने हाथ जोड़ के कहा था बस मैं तो यही चाहता था केशव। तो कुछ उसी शैली में लोहिया जी ने कहा कि मैं भी मजबूर कर दूंगा नेहरू जी को कि आपको आना पड़ेगा। बोले उन्होंने, लोहिया जी ने कहा कि नेहरू जी एक पहाड़ है, एक चट्टान है, मैं अगर चट्टान को तोड़ नहीं पाया तो हिला तो जरूर दूंगा। उसके बाद चुनाव चलने लगा। नेहरू जी अपने पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के लोग भाग भाग के नेहरू जी के पास आए कि इतना सघन जनसंपर्क कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया कि आप अगर नहीं जाएंगे तो आप चुनाव हार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो नेहरू जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने क्या वादा किया है। और लोहिया साहब की जो राजनीतिक कद था उस वक्त क्या था उनके सामने? जाहिरन नेहरू जी तो नेहरू जी कह दिया, हाँ नेहरू थे। नहीं, लोहिया जी की क्या? लोहिया जी विपक्ष के नेता थे लेकिन नेहरू जी बहुत बड़े नेता थे, लोहिया जी मानते थे इस बात को। तो और आखिर फिर नेहरू जी को जाना पड़ा वहाँ, और 3 दिन उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना पड़ा, घूमना पड़ा लोगों के बीच में। चुनाव नेहरू जी जीते, लेकिन जो लोहिया जी ने कहा था कि मैं चट्टान को या पहाड़ को तोड़ भले न पाऊँ लेकिन हिला जरूर दूंगा, तो हिला दिया उन्होंने। तो इस तरह के कहानी किससे ये जो जब पूरी चुनावी कैंपेनिंग चल रही थी, नेहरू जी पूरे देश में घूम रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तो जो उनके वहाँ पर जो लोग थे, कार्यकर्ता, चुनाव संचालक, उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं आएंगे तो हम चुनाव हार सकते हैं, लोगों का मन बदल रहा है। हाँ, और ये बहुत वो हो जाएगा। और पहले तो नेहरू जी माने नहीं, लेकिन आखिर में फिर उनको जाना पड़ा चुनाव प्रचार वहाँ,
और घूमना पड़ा लोगों को, पब्लिक मीटिंग करनी पड़ी। नेहरू जी भयभीत हो गए थे उस वक्त में, अब ये स्थिति आ गई। जो भी है, भयभीत कहिए, आशंकित कहिए, या उन्होंने अपने नेताओं की बात मानी, कुछ तो। अब बड़े से बड़े नेता को चुनाव हारने का तो डर रहता ही है ना। भाई आप देखिए, मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन बनारस में 3-3 दिन जाके बैठते हैं ना। अटल जी भी लखनऊ में, मैं तो था, बैठते थे जाके, बाकायदा चुनाव प्रचार करते थे। इंदिरा जी बैठती थी, इनके चुनाव तो हमने खुद देखे हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश की तासीर। अब मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ उत्तर प्रदेश का। क्या हुआ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त उत्तर प्रदेश में डकैतों का बोलबाला था। इधर छविराम, पोथी गिरोह, इधर मैनपुरी, और इस साइड में जो फर्रुखाबाद कन्नौज वाला इलाका है, आलू बेल्ट जो कहते हैं, उनका आतंक था। उधर चंबल से लगा हुआ जो पूरा बुंदेलखंड का इलाका है, जालौन, मुरई, औरैया, वहाँ फूलन देवी, विक्रम मल्ला, इन सब, मुस्तकीम और वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे। रोज़ खबरें आती थी, यहाँ डकैतों ने यहाँ 10 मार दिए, बेमई कांड हो गया, दस्तमपुर कांड हो गया, बहुत सारे। यहाँ तक कि वीपी सिंह के भाई को मार दिया था, उनके बड़े भाई को। और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे, और मुलायम सिंह यादव जो थे वो नेता विपक्ष थे हाउस में। मुलायम सिंह यादव ने जो एनकाउंटर, अच्छा धुआंधार एनकाउंटर हो रहे थे उसमें, पुलिस को खुली छूट दे दी गई थी कि भाई सरकार परेशान थी, रोज कुछ न कुछ कांड, देवली कांड हो गया, कहीं कुछ हो गया, डेली कहीं 10 मार दिए, कहीं 5 मार दिए, कहीं 20 मार दिए, कहीं 15, जैसे डकैतों ने। तो ये तो उसके से परेशान होकर पुलिस को खुली छूट दे दी गई, और पुलिस ने धारण एनकाउंटर किए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक पूरी रिपोर्ट लेकर के मुलायम सिंह यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखी, और उस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार पे पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली कि जितने अधिकतम एनकाउंटर जो हुए हैं सब पिछड़ी जाति के लोगों के हुए हैं, और ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखा, वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर। और इतिहास की विडंबना देखिए कि 1989 में वही मुलायम सिंह, वीपी सिंह एक साथ थे, एक ही दल में थे। वो अलग बात थी, उनके बीच में दूरियां थीं, और वही विश्वनाथ प्रताप सिंह बाद में मंडल मसीहा हो गए, पिछड़ों को आरक्षण देने वाले, और पिछड़ों के मसीहा हो गए, जिन पर मुलायम सिंह ने आरोप लगाया था कि वो पिछड़ों का एनकाउंटर कर रहे हैं। तो इतिहास का चक्र कैसे घूमता है, कैसे जाता है, ये है इस तरह से। अब जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े नेत्री हैं मायावती जी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। काशीराम जी उनके वो थे मेंटोर। और बीएसपी जब बनी 1984 में बनी, वामसेफ और DS4 का मर्ज करके काशीराम जी ने, मैं तब से बीएसपी को कवर करता था शुरुआत के दिनों से। तो काशीराम जी से मेरा बहुत मिलना जुलना था, दिल्ली में वो आते थे। और उस वक्त दौर ये था कि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, टीवी तो थे नहीं, लेकिन अखबार जो थे, तो वो बीएसपी को कोई भाव नहीं देते थे। उसके 2-3 कारण थे। एक तो इस प्रभाव बहुत सीमित था, और वो जो लोग जो काम करते थे वो बड़ा ग्राउंड वर्क करते थे, तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। और तीसरी जो बात जो काशीराम जी भी कहते थे, और मैं भी महसूस करता था कि जो एक मीडिया के अंदर एक सवर्णवादी मानसिकता जो थी, क्योंकि सवर्णों का वर्चस्व था, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, वैश्य, इन जातियों का, उनका लोगों का, तो वो इस पार्टी को एक तरह से इग्नोर करते थे, इनकी गतिविधियों को। अरे मुझे याद है कि मैं कई बार काशीराम जी से मिलके या बीएसपी की कोई खबर लेके आता था, तो मुझको भी हमारे तत्कालीन जो सीनियर्स थे कहते थे, अरे क्या हाल है इन, और बड़े डेरोगेटरी शब्दों में इस्तेमाल होता। उस दौर में जब, और इनकी मीटिंगें भी मैं अटेंड करता था, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जब मर्जर हुआ, मर्जर नहीं, गठबंधन हुआ 1993 का, और अचानक बहुजन समाज पार्टी जो है वो 69 सीटें जीती, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी। 4 दिसंबर 1993 को शपथ ली मुलायम सिंह जी ने। आप देखिए, तो उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी, तो ईवीएम तो था नहीं, सुबह से बैलेट पेपर काउंटिंग सुबह से शाम हो जाती थी, देर रात तक रिजल्ट आते थे, अगले दिन तक स्पष्ट होता था कि किसको बहुमत मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा।
तो शाम को तक ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई है, भले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए लेकिन बहुमत नहीं मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन है वो सरकार बनने जा रहा है कांग्रेस और जनता दल के सपोर्ट से। ये स्पष्ट स्थिति हो गई थी। तो उस वक्त हमारे जो संपादक थे उन्होंने मुझसे कहा कि काशीराम जी से अगर बात हो जाए तो मुझे लगा चलो आज मुझसे कहा गया काशीराम जी से बात कर। मैंने उनको फ़ोन किया उनके ऑफिस में गुरुद्वारा रकाबू गंज रोड पर। तो काशीराम जी कोई मीटिंग कर रहे थे, तो उनके जो उस वक्त टेलीफोन वगैरह देखते थे पीए थे, कोई पाटिल साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए साहब से, हम मिलवा देंगे। तो मैं गया। आप देखिए पार्टी इधर जीत रही है पहली बार यूपी में, और सन्नाटा था पार्टी कार्यालय में, वो चंद स्टाफ के लोग थे, और अंदर एक मीटिंग चल रही थी जिस पर काशीराम जी आंध्र प्रदेश का नक्शा लेकर के अपने सहयोगियों से डिस्कस कर रहे थे, जो कि अगले कुछ समय बाद वहाँ चुनाव होने थे, कि हमको क्या क्या करना है। अब विज़न देखिए उस नेता का, उत्तर प्रदेश पे डिस्कस नहीं हो रहा है, वहाँ पार्टी, और डिस्कस क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश, मतलब आगे की प्लानिंग। तो जैसे खबर मिली कि वो जो है, उन्होंने फ़ोन करके बताया मेरे बारे में, तो जानते तो उनका कहिए बैठे, मैं बुलाता हूँ। मैं बैठ गया। अचानक 20-25 मिनट बाद एकदम से दरवाज़ा खुला और काशीराम जी बाहर आए और गाड़ी लगाओ। तो हमने कही तो जा रहे हैं? बोले हाँ। तो मैं दौड़ के गया, हमने कहा सर वो आपने मुझे बुलाया था, मैं आपको वेट कर रहा। तो बोले हाँ बुलाया था, लेकिन मैं निकल रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री जी थे। बोले मैंने उनसे बात करने के लिए समय मांगा था, तो आपको वहाँ से फ़ोन आ गया, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। जाहिर है वो उत्तर प्रदेश सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, क्योंकि 25-30 सीटें कांग्रेस की भी आ रही थी। तो हमने कहा लेकिन मेरा क्यों, मैं तो आपसे बात करने आया था, इंटरव्यू करने आया था। बोले अब लंबा इंटरव्यू तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पूछो क्या पूछना जल्दी जल्दी, और फिर 2-3 चीज़ें पूछ के फिर बाकी आप बना लेना। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि जो सपा बसपा की जो जीत हो रही है, ये जीत किसकी है? क्या सांप्रदायिकता पर धर्मनिरपेक्षता की जीत के रूप में इसको देखा जाए? तो देखिए मैं ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि स्पष्टवादिता थी उनकी, काशीराम जी की, उन्होंने कोई किसी तरह का आडंबर नहीं। बोले ये सांप्रदायिक ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है, धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा उन्होंने, उनका सांप्रदायिक ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है। वही कह के बोले बाकी आप इसको एलिब्रेट कर लीजिएगा। उसके बाद गाड़ी में बैठे निकल गए। मैंने फिर उसको वो लिखा और फ्रंट पेज वो इंटरव्यू उनका वो छपा था खबर, इसी हेडिंग से। काशीराम जी के बारे में एक चीज़ और बताऊं, कितने स्पष्ट थे वो। एक बार मैंने उनसे पूछा, लखनऊ में था उस समय, तो तब वो मुलायम सिंह जी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना चुके थे 95 में, फिर 96 में कांग्रेस से गठबंधन किया था, फिर उन्होंने 97 में जब 6-6 महीने का हुआ बीजेपी और बीएसपी के बीच में, जिसमें मायावती 6 महीने चीफ मिनिस्टर बनी, फिर कल्याण सिंह जी बने। तो उस वक्त एक लंच था मायावती जी के यहाँ, उसमें हम मीडिया के लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो वही काशीराम जी के साथ मैं खड़ा बात कर रहा था, तो खाना खा रहे थे हम लोग। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए, ऐसे ही मैंने कहा मेरी एक जिज्ञासा है। बोले पूरी है। हमने कहा ये बताइए आप कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते हैं, कभी कांग्रेस से करते हैं, कभी बीजेपी से करते हैं, लेकिन आपका वोट जो है वो आपके साथ क्यों रहता है, वो इधर से उधर क्यों नहीं होता? और यही बात नीतीश कुमार पे लागू होती है जो उन्होंने बताई मुझे उनके वोट बैंक पर। उन्होंने कहा, हंसने लगे वो, बोले आप नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा क्यों? बोले आप लोग असल में सवर्णवादी मानसिकता से, मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त रहते हो, तो आपके समाज के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, वैल्यू सिस्टम, वो अलग है हमारे समाज से। आपका समाज सदियों से सत्ता, सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता पर काबिज रहा है। तो आपके यहाँ ये चलता है भाई इसको जबान दे दी, अब मैं जबान से कैसे मुकरूं? बोले हमारा समाज जो है सत्ता से वंचित रहा है सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से। वो ये देखता है कि हमको सत्ता कहाँ से मिलेगी, हमको पावर, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता और उसका संरक्षण वो कहाँ से मिलेगा? वो बीजेपी के साथ जाके मिले, सपा के साथ जाके मिले, कांग्रेस के साथ जाके मिले या अकेले मिले, उसको वो चाहिए क्योंकि वो भूखा है, वो वंचित है। तो वंचित तबके, बोले जो भूखा आदमी होता है वो ये देखता है कि रोटी हमको वो ये नहीं देखता रोटी किसकी आ रही है, हिंदू की है कि मुसलमान की है कि ब्राह्मण की है कि ठाकुर की है कि दलित की है,
रोटी चाहिए हमको, हम भूखे हैं। ऐसे ही सत्ता की रोटी उसको चाहिए, उसको एम्पावरमेंट चाहिए। अब वो एम्पावरमेंट उसको जहाँ से भी मैं दिला सकता हूँ, मैं बीजेपी के साथ जाके दिलाऊँ, मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाके दिलाऊँ, मैं कांग्रेस के साथ जाके दिलाऊँ, वो हमारे साथ रहेगा जब तक उसको एम्पावरमेंट में मिलता रहेगा। और ये बात मुझे अब लगता है कि कितनी सही बात थी उस समय उन्होंने कही थी। नीतीश कुमार जी जब बिहार में बने 2.5-3% उनकी जाति है वहाँ कुर्मी, वो तो चलो एम्पावर्ड जाति, लेकिन उन्होंने जो ईबीसी वोट बैंक और महादलित वोट बैंक तैयार किया, वो वही वोट बैंक है जिसकी बात काशीराम जी कर रहे थे, जो एम्पावर्ड नहीं था। तो वो नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ जाएं चाहे बीजेपी के साथ जाएं, वो एम्पावर्ड होने के लिए उनके साथ रहता है। तो ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी उनकी। काशीराम जी के जाने के बाद जब ये जिम्मेदारी मायावती को जो है मिली, उन्होंने जिस तरीके से उनका काम किया, शुरुआत में वो वोट बैंक पूरी तरीके से उनके साथ बंधा भी दिखा और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश के अंदर निभाई। आपने जो एक किस्सा बताया कि आखिर कैसे वो आंध्र प्रदेश की तैयारी कर रहे थे, एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम चीजें चल रही थी, क्या उसमें बीएसपी के अंदर फिर वो गिरावट आ गई, उसकी क्या वजह? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कांशीराम जी की जो दृष्टि थी वो राष्ट्रीय दृष्टि थी, वो क्षेत्रीय दृष्टि नहीं। उत्तर प्रदेश तो उन्होंने एक प्रयोगशाला के रूप में चुना था, वो थे तो पंजाब के, और सबसे ज़्यादा दलित आबादी पंजाब में है, 33% के आसपास। लेकिन वो उत्तर प्रदेश को उन्होंने चुना क्योंकि यहाँ जो उन्होंने देखा, जो पूरा दलित माइनॉरिटी में भी वो जो छोटे तबके का मुस्लिम है, जो ओबीसी से कन्वर्टेड है, ईबीसी, अशराफ जिसको हम बोलते हैं ना, बड़ा जो रूलिंग मुस्लिम है, वो उनके साथ नहीं था, वो कांग्रेस के साथ था या मुलायम सिंह के साथ चला गया। वो छोटे तबके मुसलमानों का एक बड़ा समूह, और ईबीसी जो छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनको एमबीसी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो, और जो कुछ किसान जातियां, वो उसको लेकर के एक प्रयोग कर रहे थे। और लेकिन उनकी दृष्टि ये थी, उन्हें मालूम था कि अकेले हम सिर्फ इन छोटी जातियों को लेकर के, कमज़ोर जातियों को लेकर के, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर थी, हम सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, क्योंकि उसके साथ एक मजबूत जाति थी, पिछड़ों की जाति। तब मुलायम सिंह जी पिछड़ों के नेता थे, उसमें उनके साथ यादव भी थे, कुर्मी भी थे, जाट तो उतरे नहीं थे, गुजर थे, जो वेस्टर्न यूपी की किसान जातियाँ हैं, जाट तो अजीत सिंह के साथ थे। लेकिन उन्होंने उनका एक अलाइंस बनाया, सोशल अलाइंस, और उनकी दृष्टि थी कि अगर ये अलाइंस यूपी में सफल हो गया तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंगे और फिर केंद्रीय सत्ता तक पहुँचेंगे। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी को, और ये अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में जब समझौता हुआ था कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का सिक्का भारी रहेगा, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और जब राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी प्रयोग करेगी तो वो काशीराम जी उसके नेता होंगे। इसीलिए काशीराम जी ने बीएसपी का प्रसार उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और दक्षिण तक किया। आप देखिए, और आज भी बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी जो बनी तो इसीलिए बनी थी क्योंकि उसको हर राज्य में वोट मिलता था और उसके एमएलए जीत के आते थे। ये अलग बात है कि वो उसके एमएलए टूट जाते थे। उनको काशीराम जी कहते थे मुझे हर राज्य में एक मुलायम सिंह चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम को, जो कांग्रेस के आदिवासी बड़े नेता थे उस समय, तो जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम को शामिल किया बीएसपी में उन्होंने। मध्य प्रदेश में उन्होंने फूल सिंह बरैया और कुछ नेता बनाए। तो उनकी कोशिश थी कुछ ऐसे नेता आए। अब जैसे बीच में उनकी बातचीत सुभाष यादव से भी चली थी जो कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में वो सफल नहीं हुई। अगर सुभाष यादव उस वक्त कांग्रेस छोड़ करके अपनी पार्टी बनाते और आ जाते तो शायद मध्य प्रदेश में उनका प्रयोग सफल रहता, एक मजबूत नेता। लेकिन क्या हुआ कि यूपी में जब मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, पहले 5 महीने के लिए बनी, सरकार गिर गई, फिर 6-6 महीने का प्रयोग हुआ, वहाँ तक तो वो कोशिश करते रहे। धीरे धीरे उनका जो स्वास्थ्य हुआ ना, वो खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब होते ही उनकी संगठन क्षमता थी वो कमज़ोर पड़ गई। और जो उनके ओरिजिनल साथी थे बीएसपी में, जो मायावती जी के पैरेलल थे, समानांतर थे बीएसपी में, वो चाहे जयराम जय हों, राज बहादुर हों, आप देखिए हरभजन सिंह लाखा हों, ये सब वो थे जो, हरभजन सिंह लाखा तो पंजाब से एमपी थे, बुद्ध सिंह पटेल थे महाराष्ट्र से, वहाँ से एमपी मध्य प्रदेश से। तो कई सारे जो नेता जो काशीराम जी के ओरिजिनल थे, आर.के. चौधरी, उनको मायावती जी ने धीरे धीरे साइडलाइन करके पार्टी में उन नेताओं को तरजीह दे दी जिनका वैचारिक रूप से कोई उनकी निष्ठा नहीं थी, और वो फिर पार्टी एक तरह से यूपी की पार्टी बन गई और फिर एक कोटरी की पार्टी बन गई।
और मायावती जी की दृष्टि में बस खाली ये रहा कि किसी तरह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है हमको। वो बाकी राज्यों में चुनाव तो लड़वाती थी, लेकिन जिस आक्रामकता और जिस महत्वाकांक्षा और जिस बड़े विजन के साथ काशीराम जी बीएसपी का प्रसार कर रहे थे, वो मायावती जी ने फिर नहीं किया। वो टिकट दे देती थी और अपना लोग चुनाव लड़ते थे, बीएसपी का वोट मिल जाता था, जो जीत जाते थे वो कुछ दिन बीएसपी में रहते थे, फिर चले जाते थे, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी बीजेपी में चले गए, ये सिलसिला रहा। तो मायावती जी फिर वो जो काशीराम जी का विजन था उसके हिसाब से फिर वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश के वो चुनावी किस्से, और कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश जो अभी बहुत किस्से हैं, अगले अंकों में फिर हम उत्तर प्रदेश के लिए, तो अगर हम राजनीतिक किस्सों पर सिर्फ आ जाएं तो वो किस्से इतने हैं कि उस पर कई जो है वो कड़ियां, कुछ किस्से, कुछ बातें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो केंद्र का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और जिन प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र सर ने शुरुआत में यहाँ पर किया था, वो ये बताता भी है कि उत्तर प्रदेश आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, सिर्फ क्षेत्रफल के लिहाज से ही नहीं, बाकी राजनीति के अंदर भी जो उत्तर प्रदेश की छाप यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ये थे उत्तर प्रदेश के वो चुनावी किस्से जो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जब चुनाव में केंद्र की राजनीति की बात होती है तो आखिर क्यों सबसे ज्यादा अहम रोल यहाँ पर अदा करता है, और जो बड़े राजनीति के अंदर आपको चेहरे नजर आते हैं तो आखिर क्यों उनका रास्ता भी उत्तर प्रदेश ने ही जो है प्रशस्त किया है। कुछ किस्से, कुछ बातों के साथ अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।